सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि अपने जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की, उस बुक का आज अपने ये छठा वीडियो है वो करने जा रहे हैं, यानी अपनी छठी क्लास है ये। और इस बुक को हम पूरा पढ़ेंगे। खास करके जिनका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम ग्रुप ए और बी का जिनका रद्द हुआ है वो साथी इन वीडियो को अवश्य देखें। शॉर्ट एंड स्वीट ये बुक है और काफ़ी क्वेश्चन है वो इस बुक से हूबहू पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो अपने साथियों, जो टॉपिक चल रहा है शाकंभरी के चौहानों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में अपने यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके आगे अपने अब पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछली कक्षा में हमने विग्रहराज चतुर्थ इनको पढ़ लिया था और आज अपने पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, आप इन क्लासों को लगातार देखें। इसके बाद हम कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसको भी वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो साथियों, जो पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल है वो आपके सामने है। 1177 से लेकर के 1192 तक इनका शासनकाल है वो रहा था। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए थे और 1182 ईस्वी में इन्होंने सतलज प्रदेश के बंडानकों को परास्त किया था। इसी वर्ष इन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को भी पराजित किया था, जिससे प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए थे। यानी जो परमर्दी देव को इन्होंने पराजित किया था 1182 ईस्वी में, उसी युद्ध में इनके प्रसिद्ध जो वीर सेनापति आप बोल सकते हैं आला और उदल है वो लड़ते हुए मारे गए। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सेनापति या फिर इनके जो वीर सिपाही हैं इनका नाम आला और उदल था। इन्हें आप याद रखें। आप हर शासक के सेनापति हैं उनको अलग लिख लें एक जगह, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। और अक्सर सेनापति से संबंधित क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में काफ़ी बार है वो पूछा गया है। तो आला और उदल है वो किसके वीर सेनापति थे या वीर सैनिक थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के ये वीर सैनिक थे। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखिए, पृथ्वीराज ने कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तो ये काफ़ी चर्चित विवाह है इतिहास में, तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखें कि जो पृथ्वीराज तृतीय है इन्होंने कनौज के गढ़वाल शासक थे उनको परास्त किया था और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता जो कि पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी ऐसा बताया जाता है, तो उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण करके इन्होंने उससे विवाह कर लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तो देखिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर लें। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था तो गौरी को उसने पराजित किया था। कि इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुए थे और 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें साथियों पृथ्वीराज तृतीय को हार का सामना करना पड़ा था, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में तुर्की शासन की नींव कहाँ से पड़ी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से पड़ी हुई मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी और गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। पृथ्वीराज विजय जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? जयानक। पुराने पेपरों में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन है? चंद्रप्रदायी। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर लें। उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे कौन कौन? ये जयानक और चंद्रप्रदायी। संयोगिता स्वयंवर कथा यहाँ पर आपके सामने साथियों इस बुक में दी गई है, तो उसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये घटना है वो हुई थी। तो देखिए, कनौज के शासक थे जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री
संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया था, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर के अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गहड़ वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता है वो बढ़ गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता है वो कौन सी घटना से बढ़ी थी खास करके? तो ये संयोगिता स्वयंवर जो घटना थी, इससे इनके बीच में दुश्मनी और बढ़ गई थी। हालांकि पहले से ही इनके बीच में दुश्मनी थी, लेकिन इसके बाद में ये दुश्मनी है वो काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, जो संयोगिता कथा की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में अलग अलग विद्वान हैं वो क्या कुछ कहते हैं, तो वो आपके सामने है, अपने पढ़ेंगे। ये है साथियों संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। तो देखिए साथियों, इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार है वो एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र है वो नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर RS त्रिपाठी ने इसे सही नहीं माना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अलग विद्वान है वो अलग अलग अपने मत है वो इस घटना के बारे में देते हैं। तो देखिए, समकालीन फारसी तवारीखों ने इस घटना का वर्णन है वो इनमें नहीं किया गया है। कहाँ पर? समकालीन फारसी जो तवारीखें हैं उनमें इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियाँ तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। यानी जो घटना है उसको पूरी तरह से काल्पनिक मानना ये दशरथ शर्मा है ये उचित नहीं मानते थे। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। CB वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस घटना में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इसे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये इस प्रकार से संयोगिता स्वयंवर की जो घटना थी उसके बारे में अपने पढ़ा। अब अपने साथियों यहाँ पर पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश एवं इस वंश के जो प्रतापी शासक हैं उनके बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य इस बुक में दिए गए हैं और हूबहू ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और एक तरह से अच्छा मैटर है वो मिलता है। और मैं कहना चाहूँगा कि साथियों आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। JP एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर के आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। ये कौन? जो गोविंदराज था ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। उसके उत्तराधिकारी क्रम से वालहन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली में भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जेतर सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हमीर 1282 से लेकर के 1301 तक इनका शासनकाल वो रहा था। तो ये रणथंभौर के प्रमुख और कुछ अच्छे शासकों में से थे। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई।
आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों में इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता है वो नहीं मिली थी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अमीर से नाराज़ हो गया था। यानी जो ये मंगोल विद्रोही थे, ये कौन कौन थे? मोहम्मद शाह और केहबरू, ये दो मंगोल विद्रोही थे। इनको महाराणा हमीर ने है वो अपने एक तरह से दुर्ग में शरण दी थी, तो इसके चलते है वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो नाराज़ हो गए थे इनसे। तो हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसने खिलजी के आक्रमण का सामना उन्हें करना पड़ा था, क्योंकि ये खिलजी के दुश्मन थे। तो खिलजी ने कहा कि इनको मुझे वापस लौटा दो, तो इन्होंने नहीं लौटाया। तो फिर 1299 ईस्वी में उसने या फिर उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने परास्त कर दिया। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर के रणथंभौर आया था। कब? 1301 में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप नोट कर लें, ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। तो देखिए साथियों, एक बार फिर से ये सेनापति है जो राणा हमीर के, इनके नाम फिर से आए हैं यहाँ पर। तो हमीर के सेनापति कौन थे? रणमल और रत्तीपाल। इनको आप याद कर लें। सेनापति से संबंधित मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसके बाद में देखिए साथियों, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने हमीर के ये जो सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, इन्हें लालच दे करके अपनी तरफ मिला लिया था, यानी छल कपट से युद्ध है वो जीता था आखिर में। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का है वो अधिकार हो गया था, मगर हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो हमीर की पत्नी या फिर किसके नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग में 1301 में जौहर हुआ था? तो रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। तो देखिए साथियों, हमीर वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। तो देखिए साथियों, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप नोट कर लें। नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो ये नयनचंद्र सूरी है, ये हमीर महाकाव्य के रचनाकार है। और हमीर रासों की रचनाकार यदि आपसे पूछे तो जोधराज है वो हमीर रासों की रचनाकार है। और हमीर हट के रचनाकार यदि आपको पूछे तो चंद्रशेखर है वो हमीर हट के रचनाकार हैं। ये तीनों ही फैक्ट पुराने पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन्हें आप एक जगह नोट कर लें। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज और हमीर हट चंद्रशेखर की रचना है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है, यानी हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है जो इस प्रकार से है। तो देखिए साथियों, ये दोहा है, सिंह सबन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दोहा पुराने पेपरों में पूछा भी गया है एक दो बार। इस दोहे को देख करके आपसे पूछ सकता है कि ये निम्न दोहा है वो किस शासक के बारे में कहा गया है। तो आप याद रखें, हमीर का यहाँ पर नाम है वो बीच में आता है, तो इसको देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस शासक के बारे में कहा जाता है। तो ये हमीर से संबंधित दोहा है। अब अपने साथियों यहाँ पर पढ़ेंगे जालौर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं। अक्सर जालौर के शासकों से भी पुराने पेपरों में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों, जालौर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालौर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के समय जालौर पर चौहानों का अधिकार था। जालौर के इस चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। ये पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लें।
जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी थी। किसकी? जालौर के चौहान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? कीर्तिपाल के द्वारा। और कब रखी गई? 1181 ईस्वी में। इन तीनों इफेक्ट को आप नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो देखिए साथियों, कानड़ देव, इनसे संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण शासक है कानड़ देव, जिनका शासनकाल 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी तक रहा था। कानड़ देव जालौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ था। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालौर भेजा। वह कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया या दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कानड़ देव व अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष हुआ था। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना है वो बताया है। यानी मोहनोत नैणसी बताते हैं कि जो युद्ध हुआ था कानड़ देव और जो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, तो उसका कारण है वो कानड़ देव के पुत्र थे वीरम देव के द्वारा जो सुल्तान की पुत्री फिरोजा थी उससे विवाह करने से इनकार है वो कर दिया था। इसके चलते है वो इनके बीच में युद्ध हुआ था। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले शिवाना पर अधिकार कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। शिवाना का किला कहाँ पर स्थित है? जालौर में स्थित है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब इस पर अधिकार किया? तो 1308 ईस्वी में अधिकार किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, इन्होंने इस किले पर अधिकार करने के बाद में इस किले का नाम है वो खेराबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खेराबाद है वो नाम रखा था जालौर के किले का, शिवाना में जो स्थित है जालौर में। तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। ये भी आप याद रखें कि जालौर के किले का नाम है वो खेराबाद रखने के बाद में किसको वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़ देव के एक दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम है वो जलालाबाद रखा था। यहाँ पर देखिए साथियों, अलाउद्दीन ने उस किले का नाम है वो जलालाबाद रखा था। तो अपने ऊपर शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर चुके हैं, उसमें देखते हैं। तो देखिए साथियों, ये थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर ये इस बुक में मिस्टेक हो कि या फिर दो बार नाम रखा गया होगा। जलालाबाद भी रखा गया है और खेराबाद भी रखा गया है। हाँ अच्छा साथियों, ऐसा है इसमें कि जालौर जीत करके जालौर का नाम है वो जलालाबाद रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जालौर को जीत करके जालौर का नाम है वो जलालाबाद रखा था। और शिवाना दुर्ग के नाम की यदि बात करें तो शिवाना दुर्ग का नाम तो इन्होंने खेराबाद ही रखा था। अब अपने साथियों यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अजमेर का कछवा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। तो देखिए साथियों, आपके सामने है अजमेर का कछवा वंश और इसके जो शासक हैं उनके बारे में देखिए। कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। किससे मानते हैं? जो कछवा जाति के जो शासक है वो अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिशन के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्हे राय ने जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया
और 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए बारमल से संबंधित यहाँ पर अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों बारमल का जो शासनकाल है वो 1547 से लेकर के 1573 ईस्वी तक रहा था। बारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक है वो बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी। किसको? बारमल को। और यह मजबूत सहारा उसे मुग़ल शासक अकबर के रूप में मिला था। किसके रूप में? अकबर के रूप में मिला था, यानी अकबर ने इनकी सहायता की थी। बारमल मुग़ल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है कि अकबर अजमेर की यात्रा पर कब आए थे? तो 1262 ईस्वी में अकबर अजमेर की यात्रा पर आए थे। अजमेर से लौटते समय सांबर में बारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री अरखाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी नाम से भी जाना गया था, का विवाह अकबर के साथ किया था। किसका विवाह किया था? बारमल ने अपनी पुत्री थी हरखाबाई, जिसे कि मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है, इसका विवाह है वो अकबर से कर दिया था 1562 में। जहांगीर इसी अरखाबाई का पुत्र था। कौन? जहांगीर है वो इसी अरखाबाई के पुत्र थे। और 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? बारमल ने। इसके बाद में अपने साथियों पढ़ते हैं भगवान दास के बारे में। तो भगवान दास का जो कार्यकाल है वो साथियों 1573 से लेकर के 1589 ईस्वी तक माना जाता है। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। किसने? भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कब किया था? 1585 ईस्वी में किया था। खुसरो मानबाई वह जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद में अपने साथियों पढ़ने जा रहे हैं मान सिंह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं और इनसे संबंधित अक्सर पुराने पेपरों में बहुत बार है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मान सिंह के बारे में अपने देखते हैं। मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में मुग़लों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर एवं जहांगीर 2 मुग़ल सम्राटों की सेवा की। तो ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में यहाँ से पूछा गया है साथियों। आप याद रखें कि जहांगीर ने किन 2 मुग़ल सम्राटों की सेवा की थी? तो अकबर और मान सिंह ने अकबर और जहांगीर इन 2 मुग़ल सम्राटों की सेवा की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुग़ल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह ने भूमिका निभाई थी। गुजरात अभियान के दौरान सुरजनहाड़ा को मुग़ल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह की प्रमुख भूमिका रही थी। तो देखिए जो गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के गया था। जैसा कि अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो 4 शिष्टमंडल जो भेजे गए थे महाराणा प्रताप के पास, तो उन 4 शिष्टमंडल में दूसरा जो शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह को भेजा गया था कब? 1573 ईस्वी में। और अपने उस शिष्टमंडल की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक है जमा बट्टो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दूसरे जो व्यक्ति थे माँ से बन गया मान सिंह, जमा बट्टो। तो इसमें देखिए 1573 ईस्वी में मान सिंह को है वो भेजा गया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। अकबर के नवरत्नों में ये मान सिंह है वो सम्मिलित थे। अकबर ने इन्हें फरजंद यानी बेटा की उपाधि है वो प्रदान की थी और 7000 का मनसब भी दिया था। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और पुराने पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं। इन्हें आप नोट कर लें कि अकबर ने फरजंद यानी जिसका अर्थ होता है बेटा, इसकी उपाधि या फरजंद की उपाधि किसको दी थी? मान सिंह को। और मान सिंह को 7000 का मनसब भी अकबर के द्वारा दिया गया था। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था, कौन? मान सिंह। इन्हें बिहार का सूबेदार भी बनाया गया था 1589 में। तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बन गया था, कौन? मान सिंह। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुग़ल साम्राज्य का अंग है वो बनाया था। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई थी और मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता माना जाता है। इसके समय में मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा को जीत करके उसे मुग़ल साम्राज्य का अंग है वो बनाया था।
अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसी समय मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। तो ये दोनों ग्रंथ आप याद रखें, इन्हें आप नोट कर लें। मान प्रकाश किसकी रचना है, जो कि मान सिंह से संबंधित है, मुरारीदान की रचना है। और जगन्नाथ ने कौन सी रचना लिखी थी, मान सिंह से संबंधित, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी थी। मान सिंह के समय ही कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। किसने ये करवाया था, पुत्र जगत की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट शासक देखिए साथियों, अपने नेक्स्ट शासक जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है मिर्जा राजा जय सिंह। तो साथियों, मिर्जा राजा जय सिंह का जो कार्यकाल है वो 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी तक रहा था। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मान सिंह को 2 शासकों की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और जय सिंह को 3 मुगल शासकों की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। वो 3 शासक कौन कौन से थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें कि जो शासक के जो कार्यकाल से संबंधित है, कौन सा शासक किस मुगल शासक की सेवा में रहा और कितने मुगल शासकों की सेवा में रहा। यहाँ से अक्सर पुराने पेपरों में क्वेश्चन है वो पूछा गया है 1-2 बार, तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया था। किन्हें, मिर्जा राजा जय सिंह को, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया था और 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत आया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध जो कि 1658 में हुआ था। इसे युद्ध को आप याद रखें, ये पुराने पेपरों में 1 आध बार पूछा गया है। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था, 1658 ईस्वी में हुआ था। इसने शुजा को पराजित किया और उत्तराधिकार युद्ध में अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया था। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा था। अपने किसकी बात कर रहे हैं, मिर्जा राजा जय सिंह की बात कर रहे हैं। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति में शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा था। यानी शिवाजी से पुरंदर को जीतने में कौन सफल रहे थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मिर्जा राजा जय सिंह है, इन्होंने पुरंदर को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा। यानी ये काफ़ी बड़ा कार्य था इनके द्वारा जो किया गया था, जिसे अफजल खान जैसे सेना नायक को पराजित किया गया था। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हो गई, जो पुरंदर की संधि 1665 के नाम से जानी जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है, पुराने पेपरों में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी जय सिंह और शिवाजी के मध्य, इसे आप याद रखें। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी के आश्रयदाता कौन थे, मिर्जा राजा जय सिंह। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है। बिहारी सतसई की रचनाकार बिहारी जी माने जाते हैं। अब अपने साथियों पहुंच चुके हैं सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ने के लिए। तो साथियों देखिए, सवाई जय सिंह का जो कार्यकाल है वो 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसमें देखिए 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जय सिंह ने जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक मात्रा में पा करके औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जय सिंह रख दिया था। यानी सवाई जय सिंह जो नाम है ये किसके द्वारा रखा गया था, औरंगजेब के द्वारा रखा गया था। तो अपने ऊपर पढ़ करके आए हैं कि मान सिंह ने 2 मुगल शासकों की सेवा की थी। उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह जिन्होंने 3 मुगल शासकों की सेवा की। और अब अपने सवाई जय सिंह के बारे में यहाँ पर शायद दिया होगा कि कितने शासकों की इन्होंने सेवा की थी, तो इसके बारे में भी अपने देखेंगे। देखिए साथियों, क्योंकि यह जय सिंह प्रथम से बढ़कर यानी सवाया था, तो इसलिए इन्हें सवाई जय सिंह की उपाधि भी दी गई है।
इसी समय में जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग है वो करने लगे थे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम है वो विजयी रहा था। अतः मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था। किसने? बहादुर शाह ने। किसका नाम रखा था? आमेर का नाम मोमिनाबाद है वो रखा था और वहाँ का शासक विजय सिंह को घोषित कर दिया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि फर्रुखसियर ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार कब नियुक्त किया था? तो 1713 में नियुक्त किया गया था। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है, पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कब आयोजित किया गया था हुरडा सम्मेलन? 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन बुलाया गया और ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। यानी राजपूत राजा है वो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और वह संगठित होकर के मराठों का मुकाबला करना चाहते थे, इसलिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्यरत या फिर कार्य रूप है वो नहीं ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला था। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता वो की थी और 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 7 मुगल शासकों का इन्होंने शासन देखा था। तो अपने ऊपर पढ़ चुके हैं कि मान सिंह ने 2 मुगल शासकों का शासन देखा, उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह जिन्होंने 3 मुगल शासकों का शासक देखा और इसके बाद में ये सवाई जयसिंह है, इन्होंने 7 मुगल शासकों का शासन काल देखा था। अब अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीज मोहम्मद शाही की रचना या फिर जो सारणी बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, 1725 ईस्वी में बनवाई थी। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। तो जो ये देखिए, ये जो ग्रंथ है जयसिंह कारिका, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएँ बनवाई थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इनके द्वारा 5 जगहों पर जो वेधशालाएँ बनाई गई हैं सवाई जयसिंह के द्वारा, तो इन्हें आप याद रखें। तो जयपुर है, दिल्ली है, मथुरा, उज्जैन और बनारस में ये वेधशालाएँ स्थित है। ये 5 स्थान आप याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो आपको 3 ऑप्शन दे करके, चौथा ऑप्शन है वो इन 5 में से न दे करके किसी और स्थान का दे करके आपसे पूछ सकता है कि सवाई जयसिंह की जो वेधशाला है वो निम्न में से किस स्थान पर स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप याद रखें। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। यदि आपसे सबसे बड़ी वेधशाला पूछे तो आप याद रखें जयपुर की वेधशाला सर्वाधिक बड़ी थी, जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवा करके 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया था। यानी जयपुर का निर्माण कब किया गया था या स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखें 1727 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। और ये कौन थे? वास्तुशास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य माने जाते हैं। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखें। तो ये जो नगर था जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है, वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। कौन? सवाई जयसिंह। आपसे पूछे कि अंतिम हिंदू नरेश कौन थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ है वो करवाया था, तो सवाई जयसिंह थे। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप नोट कर लें। 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण भी करवाया। ये भी क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है कि जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। और सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया
तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। अब अपने साथियों पहुंच चुके हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश को पढ़ने के लिए। तो इसमें अपने जैसलमेर के जो भाटी राजवंश हैं उनको अपने पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, इस वंश के और प्रतापी शासक कौन कौन है वो देखते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर आप अवश्य करें। तो देखिए साथियों, जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। किससे? श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। कौन? जैसलमेर के भाटी राजवंश। विजयराज के शासनकाल में भाटियों का नियमित इतिहास है वो मिलता है। कब से? विजयराज के शासनकाल से। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर की नींव किसके द्वारा रखी गई? जैसल के द्वारा रखी गई थी। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा गया है कि जैसलमेर किले का इतिहास है वो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ सकता है कि 2.5 साके के लिए कौन सा जिला या किला प्रसिद्ध है। तो आप याद रखें, जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। पहला साका जैसलमेर में या फिर जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। और दूसरा साका रावदुद्दा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। और तीसरा अर्ध साका हुआ था 1550 ईस्वी में, जब जैसलमेर के शासक लूणकर्ण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी। तो अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकर्ण पर आक्रमण कर दिया था। तो इन तीनों ही साकों को आप याद रखें, 2.5 साका के रूप में जाने जाते हैं। पहला, दूसरा और ये जो तीसरा आधा था, इन तीनों को आप एक जगह नोट कर लें। कब किसके समय हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, लूणकर्ण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे और अतः जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध साका कहा जाता है या फिर कही जाती है। अकबर के नागौर दरबार, जो कि 1570 में आयोजित किया गया था, में हराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। तो इस प्रकार से साथियों ये आज का अपना वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरा देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे भरतपुर के जाट राजवंश एवं इसके प्रतापी शासक के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद है। और नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक।